नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंजलि भंडारी और बात करेंगे उपचुनाव की जंग की। और बड़ी खबर आ रही है, इसी से जुड़ी बड़ी और अहम जानकारी आ रही है। बागेश्वर उपचुनाव के लिए वोटिंग शुरू हो चुकी है। इस वक्त की बड़ी खबर, बागेश्वर उपचुनाव के लिए वोटिंग शुरू। 172 पोलिंग सेंटर बनाए गए हैं। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। तो बागेश्वर उपचुनाव को लेकर ये बड़ी खबर, 172 पोलिंग सेंटर्स बनाए गए हैं। 1 लाख से ज्यादा मतदाता आज अपने मत का प्रयोग करेंगे। मतदान केंद्रों पर कड़ी सुरक्षा जो है वो लगाई गई है। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी। उपचुनाव के जंग और बागेश्वर उपचुनाव के लिए वोटिंग जो है वो शुरू हो चुकी है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 1,18,000 से ज्यादा जो वोटर्स हैं आज वोट डालेंगे। और समीकरण क्या कुछ कहते हैं वो भी हम आपको दिखाते चल रहे हैं। जातीय समीकरण की अगर बात की जाए तो कुल मतदाताओं की संख्या 1,18,264 है। और बागेश्वर उपचुनाव की जंग किन किन के बीच है? पार्वती दास बीजेपी प्रत्याशी और बसंत कुमार कांग्रेस प्रत्याशी, दोनों के बीच ये कड़ी टक्कर जो है। और आपको बता दें कि वोटिंग शुरू हो चुकी है बागेश्वर उपचुनाव को लेकर। ये बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। नवीन शुक्ला संवाददाता हमारे साथ इस बीच सीधे जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। नवीन, बेहद अहम हो जाता है बागेश्वर उपचुनाव का ये टक्कर, क्योंकि चुनावों से पहले, आम चुनावों से पहले बागेश्वर उपचुनाव जो है वो काफी ज्यादा अहम माना जा रहा है मौजूदा सरकार के लिए भी। और फिलहाल अगर वोटिंग यहां पर अभी शुरू हो चुकी है, ऐसी जानकारी मिल रही है, क्या कुछ तस्वीर देखने को मिल रही है? जी, निश्चित तौर पर बागेश्वर उपचुनाव के लिए जो वोटिंग का सिलसिला है वह शुरू हो गया है। 7 बजे वोटिंग का जो सिलसिला था वह शुरू हुआ है। कहीं ना कहीं आज जो प्रत्याशी हैं, करीब 5 प्रत्याशी वहां पर चुनाव मैदान में हैं, उनके भाग्य का फैसला जो है ईवीएम में कैद हो गया। इसके साथ ही मैं मतदाताओं की जो संख्या बता दूं, करीब 1,18,000 मतदाता वहां पर है। और कहीं ना कहीं यह चुनाव खास भी हो जाता है, चाहे बीजेपी के लिए बात की जाए या फिर कांग्रेस के लिए बात की जाए। क्योंकि अगर पार्वती दास के जो पति हैं स्वर्गीय चंदन रामदास, वह 4 बार से वहां पे विधायक रहे हैं। 20 साल से कहीं ना कहीं वहां पर बीजेपी का कब्जा रहा है उस सीट पर। और अब जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं बसंत कुमार, वह भी चुनाव मैदान में उतरे हैं। तो यह जो मुकाबला है काफी महत्वपूर्ण भी माना जा रहा है बीजेपी के और कांग्रेस के लिए। लेकिन अब सबसे बड़ी बात यह है कि वोटिंग का जो सिलसिला है वह शुरू हो गया है। धीरे धीरे जो हर 2 घंटे पे अब की बार चुनाव आयोग ने वो किया है कि जो हर 2 घंटे की जो अपडेट है वह वहां पर प्राप्त होती रहेगी। जितनी वोटिंग हो रही है उसकी सूचना मिलती रहेगी। साथ ही टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल इस बार चुनाव में जरूर उपचुनाव में किया गया है कि जो कर्मचारी हैं उनके वाहनों पर जीपीएस सिस्टम लगाया गया है। करीब 175 के करीब मतदाता केंद्र बनाए गए हैं जहां पर वोटिंग का जो सिलसिला है वह जारी है। कहीं ना कहीं काफी जो यह मुकाबला माना जा रहा है, काफी टफ माना जा रहा है। पहाड़ी क्षेत्र है, पहाड़ की जनता किसको वोट करेगी, यह आज प्रत्याशियों का जो भाग्य का फैसला है वो ईवीएम में कैद होने वाला है। तमाम सारे चुनाव प्रसार हो रहे थे, चाहे बीजेपी की तरफ से की बात की जाए, कांग्रेस की तरफ से बात की जाए, तो जो स्टार प्रचारक थे वो लगातार बागेश्वर में मौजूद थे। और अब जब प्रचार भी थम गया और आज वोटिंग का जो सिलसिला है वह शुरू हो गया है, लगभग 10 साढ़े 10 बजे के करीब कुछ हद तक जो तस्वीरें हैं वो साफ होती हुई नजर आएंगी कि वोट का जो प्रतिशत है वो कितना जा रहा है। इसके साथ ही धीरे धीरे जैसे जैसे समय बढ़ता जाएगा, 12 बजे साढ़े 12 बजे के करीब में, तो वह प्रतिशत भी पता चलने लग जाएगा। शाम 5 बजे तक के लिए मतदान जो है वह सुनिश्चित किया गया है कि शाम 5 बजे तक जो वोटर हैं वो अपना मताधिकार का प्रयोग कर सकते हैं। हालांकि अभी की जो स्थितियां हैं, जो लोग हैं वो धीरे धीरे अब घरों से निकलना शुरू हुए हैं और इसके साथ ही अपने मताधिकार का प्रयोग भी कर रहे हैं।
कुछ समय बाद ही करीब 10:30 बजे तक थोड़ी जो तस्वीरें हैं वो साफ होती हुई नजर आएंगी। कहीं ना कहीं सबसे बड़ी बात यह है कि जो सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाए तो 3 सेक्टरों में बांटा गया है बागेश्वर को। जो चुनाव करवाए जा रहे हैं वहां 3 सेक्टर में बांटा गया है और 172 के करीब में जो है मतदाता स्थल बनाए गए हैं, जहां जी। पर जो लोग हैं वो अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकते हैं। साथ ही सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, पुलिस प्रशासन को लगाया गया है और व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने का काम किया गया है। बिल्कुल। लेकिन यहाँ पर यह भी समझने वाली बात होगी नवीन, क्योंकि बीजेपी की पूरी कोशिश यहाँ पर रही है कि वो अपना जो वोट बैंक है वो खिसकने ना दे, और यही वजह है कि एक सिंपैथी वोट की तरह पार्वती दास को इस चुनाव में उतारा गया। तो जाहिर तौर पर कितना फायदा वोट बैंक का जो है, जो बीजेपी का रहा है हमेशा से, वो यहाँ पर मिलता दिख सकता है। क्योंकि अगर जमीनी हकीकत को देखें, बागेश्वर की जनता के नब्ज को टटोलें, तो क्या स्थिति, क्या जमीनी हकीकत जो है वो यहाँ पर नजर आ रही है? अंजलि, सबसे बड़ी बात यह है कि बीजेपी ने अपना ट्रम्प कार्ड जो खेला है वो बीजेपी प्रत्याशी चंदन रामदास की जो पत्नी है पार्वती दास, उनको लेकर खेला है। कहीं ना कहीं अगर कांग्रेस की बात की जाए तो बसंत कुमार जो है वो अभी वहां के काफी गद्दावर नेता माने जा रहे हैं कि उनके पास भी वोट बैंक है, अपना एक अलग उनका वोट बैंक है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अब जो गेंद है वह जो जनता के पाले में आ चुकी है। अब जनता किस पर मोहर लगाती है वो तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ हद तक तस्वीरें जरूर साफ होती हुई नजर आएंगी समय के साथ साथ। ऐसा क्योंकि अब मतदान का जो काम है वो शुरू हो चुका है, तो कहीं ना कहीं अब जो प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला है वो 8 तारीख को ही पता चलेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो चाहे बीजेपी की बात की जाए या कांग्रेस की बात की जाए, तो दोनों ही दल अपने अपने जीत के दावे जरूर कर रहे हैं। स्टार प्रचारकों की एक लंबी सूची बीजेपी की तरफ से भी जारी की गई थी, कांग्रेस की तरफ से भी जारी की गई थी। खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बागेश्वर की कमाल संभाले हुए थे, तो वहीं कांग्रेस की तरफ से कांग्रेस के वरिष्ठ नेता चाहे यशपाल आर्य हों, हरीश रावत हों, या तमाम सारे ऐसे बड़े नेता, प्रीतम सिंह हो, वो अभी बागेश्वर में पहुंचे हुए थे, करण मेहरा वहां पर पहुंचे हुए थे। तो कहीं ना कहीं दोनों ही दल अपने अपने जो स्टार प्रचारक हैं उनके साथ में मौजूद थे। और अब सबसे बड़ी बात यह है कि मतदान का जो काम है वो शुरू हो गया है। अब आने वाले समय में पता चलेगा कि जो आम पब्लिक है किसको वोट किया है और किसको सत्ता में काबिज रहने का मौका जो पब्लिक देने जा रही है। बिल्कुल। और नवीन, क्योंकि ये उपचुनाव जो है न सिर्फ राज्य संगठन, बीजेपी के राज्य संगठन के लिए एक परीक्षा है, बल्कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के लिए भी किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं है ये उपचुनाव। और खासकर तब जब पूरा का पूरा जो प्रचार, चुनावी प्रचार कैंपेन है, वो मुख्यमंत्री ने अपने हाथ में लिया हुआ था। जी, निश्चित तौर पर अंजलि, अगर देखा जाए तो खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार बागेश्वर के दौरे पर थे और वह चुनाव प्रचार प्रसार से कुछ ही समय बाद ही, कुछ समय पहले ही वहां से वापस राजधानी देहरादून पहुंचे हैं। तो कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए जरूर बात जरूर आ रही है, प्रतिष्ठा की बात आ रही है कि बागेश्वर के चुनाव को किस तरीके से जीता जाए। तमाम सारी तैयारियां की गई थी, लगातार जो वोटर हैं उनको रिझाने का प्रयास किया गया था, तमाम सारे कैबिनेट मंत्रियों को जिम्मेदारी दी गई थी और खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार जो 2 बड़ी रैलियां हैं उसको संबोधित करते हुए भी नजर आए। खुद पार्वती दास भी लोगों से, आम जनता से वोट की अपील कर रही थी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अब जब वोटिंग का जो सिलसिला है वह शुरू हो गया है, तो कहीं ना कहीं अब वोटरों के मन में क्या है इसको तो नहीं जान सकते, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि वोटर किसकी तरफ जाएंगे, किधर रुझान होगा, वो आने वाला समय 8 तारीख को जब काउंटिंग होगी तब पता चल पाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं जरूर माना जा रहा है कि सिंपैथी का वोट बीजेपी की तरफ जरूर पड़ने वाला है। नवीन, क्योंकि बागेश्वर को कुमाऊं मंडल की काशी के नाम से जाना जाता है और बागेश्वर मंदिर जो है, बागेश्वर नाथ का प्राचीन मंदिर है जिसे लोग बागनाथ के नाम से जानते हैं, और यही वजह है कि इसका नाम बागेश्वर पड़ा है। खासकर यहां पर अगर देखा जाए चुनावी समीकरण 2002 के बाद से जितने भी अभी रहे हैं, उसके लिहाज से देखा जाए तो बीजेपी के लिए कितनी ज्यादा यहां पर अच्छी खबर हम समझ सकते हैं। और दूसरी चीज यहां पर कि क्योंकि उत्तराखंड में कांग्रेस की अंदरूनी गुटबाजी जिस तरीके से हावी हमेशा से रही है, तो ये उपचुनाव कितना ज्यादा एक संजीवनी की तरह साबित हो सकते हैं उत्तराखंड कांग्रेस के लिए। जी, निश्चित तौर पर अंजलि, अगर सबसे बड़ी बात की जाए तो मैंने पहले भी बताया है कि करीब 4 बार से चंदन रामदास वहां पर विधायक रहे हैं और कैबिनेट मंत्री भी रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक तरीके से अगर रुझान देखा जाए तो पब्लिकली जो है वह बीजेपी के पक्ष में वोटर वोट जरूर करते हैं।
लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि समीकरण को साधने के लिए तमाम सारे दल अपने अपने दावे जरूर कर रहे थे, चाहे बीजेपी की बात की जाए, चाहे कांग्रेस की बात की जाए, या फिर सपा की बात की जाए, या अन्य दलों की बात की जाए, क्योंकि उन्होंने भी अपने अपने प्रत्याशी उतारे हैं। लेकिन जो मौजूदा समय में जो लड़ाई है वो बीजेपी और कांग्रेस के बीच में मानी जा रही है कि किस तरफ वोटर का रुझान पड़ेगा, किधर जो वोटर है वो वोट देगा, क्योंकि तमाम सारे दल अपने अपनी जीत के दावे जरूर कर रहे थे। बीजेपी का सिंपैथी वोट की बात जरूर की जा रही थी, तो वहीं कांग्रेस के तरफ से अगर बात की जाए तो कांग्रेस के भी जो नेता हैं बसंत कुमार, वो भी अपनी जीत के दावे जरूर कर रहे थे। अब आने वाले समय की बात है कि 8 तारीख को वोट जो प्रत्याशियों का भाग्य का फैसला है वो ईवीएम में तो कैद होने वाला है आज, लेकिन 8 तारीख को जो डिसीजन है वो अभी सामने आ जाएगा कि वोटरों ने किसकी तरफ वोट किया है। लेकिन पब्लिक का जो अगर मिला जुला रुझान देखने को मिल रहा है, चाहे कांग्रेस की बात की जाए या फिर बीजेपी की बात की जाए, तो अपने अपने दलों के लिए जो वोटर हैं वो साफ तौर पर ये कहते हैं अपने अपने जीत के दावे भी कर रहे हैं। लेकिन समय के साथ साथ जो चीजें हैं वो सामने आती हुई नजर आएंगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि वोट प्रतिशत कितना पड़ता है, कितने वोटरों ने वोट दिया है, इसकी भी जानकारी होनी जरूरी है कि बागेश्वर की जनता कितनी वोट के लिए वोट करने के लिए आगे बढ़ रही है, कितने लोग वोट के लिए आगे आ रहे हैं, वह समय के साथ साथ बदलता जाएगा। 10:30 बजे का रुझान जो है वो अलग आने वाला है, 12:30 बजे अलग आने वाला है, तो ऐसे तमाम समय के साथ साथ आएंगे। लेकिन हाँ, ये जरूर ये कहा जा सकता है कि वोटर अपने अपने प्रत्याशियों की जीत के दावे जरूर करती हुई वहां बागेश्वर की में नजर आ रही है। बिल्कुल। अब हालांकि नवीन, यहाँ पर यह भी समझना होगा, क्योंकि अब चुनावों के दौरान काफी महत्वपूर्ण हो जाता है कि कौन सा प्रत्याशी आपके घर का है और कौन सा बाहरी प्रत्याशी है, क्योंकि इस उपचुनाव में भी हम यही यहाँ पर देख पा रहे हैं कि जो बसंत कुमार हैं, उनका जो पूरा का पूरा राजनीतिक सफर रहा है, कभी बसपा में, कभी आम आदमी पार्टी में और अब कांग्रेस में। कांग्रेस के लिए ये कितना ज्यादा फायदेमंद यहाँ पर रह सकता है और बीजेपी के लिए कितना फायदेमंद रह सकता है, क्योंकि एक तरफ बीजेपी है जिसने ये सीट जो है स्वर्गीय चंदन रामदास जो है वो काफी समय से, काफी सालों से जीतते आ रहे हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस का यहाँ पर काफी समय से जो प्रत्याशी है वो यहाँ से हारते आ रहे हैं। लेकिन अब समीकरण जो है किस तरीके से यहाँ पर बदल सकता है, क्योंकि अब तक जितने भी उपचुनाव राज्य में हुए हैं उसमें ये पूरा इतिहास रहा है कि सत्ताधारी सरकार के ही विधायक हुए हैं। जी अंजलि, निश्चित तौर पर आपने सही बात बोली है कि जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं बसंत कुमार, वह अलग अलग दलों से रहे हैं। लेकिन अगर बीजेपी की बात करें तो लगभग पिछले 4 बार से चंदन रामदास वहां से विधायक रहे हैं, कैबिनेट मंत्री भी रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक बात जरूर सामने आती है कि सत्ता पक्ष जहां पर सत्ता पक्ष होती है सरकार में, वही विधायक भी बन के चुन के आते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं अगर कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस अपनी जीत के दावे जरूर कर रही है। बसंत कुमार का एक अपना वोट बैंक का दावा किया जा रहा है कि वह जब कांग्रेस में शामिल हुए हैं तो अपना एक अलग वोट बैंक लेके आए हैं। और साथ ही अगर पार्वती दास की बात की जाए तो पार्वती दास के जो हस्बैंड रहे हैं स्वर्गीय चंदन रामदास, उनका एक अलग, क्योंकि वो 4 बार से विधायक रहे, तो कहीं ना कहीं पब्लिकली जरूर ये कहा जा सकता है कि जो पब्लिक के बीच में है चंदन रामदास की छवि किस तरीके से रही कि उन्हें 4 बार तक विधायक बना के रखा है। तो कहीं ना कहीं एक तरीके से जो लड़ाई है वो काफी कांटे की टक्कर। बिल्कुल, ये लड़ाई काफी ज्यादा अहम हो जाती है। बने रहिए नवीन आप हमारे साथ, क्योंकि लगातार हम इस उपचुनाव पर नजर बनाए हुए हैं। वोटिंग शुरू हो चुकी है। एक बार फिर हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के उस पार आएंगे, इसी पर बात करेंगे। हमारे संवाददाता भी हमारे साथ बने हुए हैं। ये जायका पंजाब का, जुबान से उतरे दिल में ठहरे, सुना तो होगा। सरसों दा साग, मक्के दी रोटी, कड़ी पकौड़ा, राजमा चावल, दाल मखनी मक्खन में डूबी, चखी तो होगी विद लच्छा पराठा। लस्सी के ग्लास में घुली पंजाबियत होठों पे छप जाती है, बरसों की प्यास बुझाती है। गली गली से आती खुशबू रूह को छू जाती है। जिधर से गुजरो, जहां भी जाओ, कुछ खाने को जी करता है। पेट तो भर जाता है लेकिन दिल कभी नहीं भरता।
रंगला है पंजाब का जायका, एक बार तो आके चखो जरा। ब्रेक के बाद स्वागत है और इस बीच आ रही एक बड़ी और अहम जानकारी आपको बताने जा रहे हैं। उत्तराखंड विधानसभा मानसून सत्र से जुड़ी बड़ी खबर। आज से उत्तराखंड विधानसभा मानसून सत्र की शुरुआत हो रही है। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी, विपक्ष सरकार को घेरने के लिए तैयार है। पहले दिन अनुपूरक बजट पेश किया जाएगा। इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी, कई मुद्दों को सत्र में उठाया जाएगा। सत्ता पक्ष भी जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार। तो आज से उत्तराखंड विधानसभा का मानसून सत्र शुरू होने जा रहा है। पहले दिन अनुपूरक बजट पेश किया जाएगा। ये बड़ी खबर, विपक्ष सरकार को घेरने के लिए तैयार है। तो कई मुद्दों को सत्र में उठाएगा विपक्ष। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी, सत्ता पक्ष भी जवाब देने के लिए तैयार। तो आज से उत्तराखंड विधानसभा का मानसून सत्र शुरू होने जा रहा है। पहले दिन अनुपूरक बजट पेश किया जाएगा। बड़ी और अहम जानकारी, विपक्ष सरकार को घेरने की पूरी कोशिश में, कई मुद्दे यहां पर उठाए जाएंगे। दूसरी तरफ सत्ता पक्ष की तरफ से भी पूरी तैयारी, तमाम सवालों के जवाब यहां पर विधानसभा के अंदर। इस मानसून सत्र में क्या कुछ रहने वाला है वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रहेगा। तो उत्तराखंड विधानसभा मानसून सत्र आज से शुरू होने जा रहा है। उत्तराखंड विधानसभा मानसून सत्र, नवीन शुक्ला संवाददाता हमारे साथ इस बीच बने हुए हैं। नवीन, आज से उत्तराखंड विधानसभा का मानसून सत्र भी शुरू होने जा रहा है, काफी महत्वपूर्ण रहेगा। आज पहले दिन क्या कुछ रहने वाला है? अंजलि, निश्चित तौर पर आज विधानसभा का मानसून सत्र की आज शुरुआत होने जा रही है। कहीं ना कहीं अगर बात की जाए तो जो मानसून सत्र है काफी हंगामेदार रहने वाला है। इसके साथ ही मैं बताना चाहूंगा कि आज जो विधानसभा की कार्यवाही होगी वहां पर शोक पत्र पढ़ा जाएगा स्वर्गीय चंदन रामदास जो कैबिनेट मंत्री थे उनके लिए। और इसके साथ ही अगर कल की बात की जाए तो जो तमाम सारे जो बजट है वो पेश होने वाले हैं। या अनुपूरक बजट है, कहीं ना कहीं जो विभाग में किस तरीके से काम हो, विभाग में किसी भी प्रकार की रुकावट ना आए, उसको लेकर यह मानसून सत्र का अनुपूरक बजट पेश किया जाएगा। और अगर बात की जाए तो विपक्ष लगातार इसकी तैयारियों में लगा हुआ है। सरकार को घेरने की तैयारी बना रखी है, चाहे बेरोजगारी की बात हो, महंगाई की बात हो या तमाम सारे मुद्दों की बात हो। तो इसको लेकर तैयारियां विपक्ष ने भी करी हैं। और साथ ही मैं ये भी बताना चाहूंगा कि 600 से अधिक प्रश्न बनाए गए हैं जो सदन के पटल पर रखे जाएंगे, जिनके जवाब देने होंगे। तो कहीं ना कहीं जो ये मानसून सत्र है वो काफी हंगामेदार रहने वाला है। 3 दिन का यह सत्र चलेगा। इसके साथ ही अगर सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाए तो तमाम जगहों पर सुरक्षा व्यवस्था को चाकचौबंद करने की बात कही गई है। पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है। और विधानसभा के जो 300 मीटर के दायरे हैं वहां पर धारा 144 लागू की गई है। वहां पर किसी भी प्रकार का धरना प्रदर्शन या कोई भी जो गतिविधियां हैं वह नहीं होने पाएंगी। इसके साथ ही वाहनों को डाइवर्ट करने का काम किया गया है। जो विधानसभा की तरफ जो ट्रैफिक आ रहा है उसे अन्य जगहों से मोड़ा गया है। तो कहीं ना कहीं सत्र की तैयारियों को लेकर शासन और प्रशासन पूरी अपनी मुस्तैदी में नजर आ रहा है। इसके साथ ही जो सत्र है वो काफी हंगामेदार होने वाला है। तमाम सारे विपक्ष ने तमाम सारी रणनीति बनाई है सरकार को घेरने के लिए कि किस तरीके से जो सत्र है वो उसमें सरकार को घेरा जाए। साथ ही अगर मैं बात करूं तो विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी द्वारा कल बैठक भी बुलाई गई है और उन्होंने यह आह्वान किया है कि विधानसभा के सत्र को शांतिपूर्वक चलाया जाए, क्योंकि समय जो है वह 3 दिन का रखा गया है। तो कहीं ना कहीं जो सत्र है उसको लेकर विपक्ष से उन्होंने अपील भी की है कि सत्र की कार्यवाही को शांतिपूर्वक से जाके हो सके, जिससे कि जो विभागीय बजट है उसे पारित किया जा सके। बिल्कुल, मुद्दों की यहाँ पर बात की जाए तो वो क्या कुछ रहेंगे जो कि विपक्ष की तरफ से उठाए जाएंगे, चाहे वो अंकिता भंडारी का मामला हो, चाहे वो प्रदेश में आई आपदा के बाद की स्थिति हो, निर्माण कार्यों की बात यहाँ पर हो, अवैध अतिक्रमणों पर जो एक्शन लिया जा रहा है अभी मौजूदा दौर में उत्तराखंड में, उसकी बात हो। तो ये तमाम ऐसे मुद्दे रहने वाले हैं जिसको लेकर विपक्ष यहाँ पर हंगामा कर सकता है। नवीन जी अंजलि, निश्चित तौर पर अगर देखा जाए तो विपक्ष की पूरी रणनीति है, चाहे अंजलि भंडारी की बात हो या फिर रोजगार की बात हो, तमाम सारे ऐसे मुद्दे हैं, कई ज्वलंत मुद्दे हैं जिसको लेकर विपक्ष ने रणनीति बनाई है। उपनल के माध्यम से जो कर्मचारियों को बाहर निकाला गया है उसे वो कर्मचारी भी हैं, ऐसे कर्मचारी
वो भी आंदोलनरत हैं। तमाम सारे ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर विपक्ष ने भी रणनीति बनाई है और तमाम सारे ऐसे दल हैं उन्होंने भी रणनीति बनाई है। हालांकि सरकार का साफ तौर पर कहना है कि जो भी कार्य किए जा रहे हैं नीति संगत किए जा रहे हैं, किसी भी प्रकार से जो पब्लिक को परेशान करने का काम नहीं किया गया है। लेकिन विपक्ष की एक बड़ी भूमिका होती है, तमाम सारे सवाल विपक्ष के मन में होते हैं जिसको लेकर एक विधानसभा एक ऐसी जगह है जहां पर वह अपनी बातों को आसानी से रख सकते हैं। तो विपक्ष ने अपनी पूरी रणनीति तैयार की है, चाहे तमाम सारे मुद्दे अगर उत्तराखंड के विकास को लेकर, डेवलपमेंट को लेकर या फिर महंगाई को लेकर, ऐसे तमाम सारे मुद्दों को लेकर विपक्ष ने अपनी तैयारियों को अंतिम रूप देने का काम किया है। और कहीं ना कहीं जो विधानसभा का सत्र है काफी हंगामेदार रहने की संभावना जताई जा रही है। तमाम सारे विधायक जो हैं वो विपक्ष के विधायक वहां पर मौजूद रहेंगे, अपने अपने माध्यम से प्रदर्शन करने की तैयारी में विपक्ष लगा हुआ है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया नवीन शुक्ला इस तमाम जानकारी के लिए। आपसे आगे भी अपडेट हम लेते रहेंगे क्योंकि आज दो महत्वपूर्ण खबर रहने वाली है। बागेश्वर उपचुनाव जिसके लिए वोटिंग शुरू हो चुकी है और दूसरा उत्तराखंड विधानसभा का मानसून सत्र आज से शुरू होने जा रहा है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।